श्वेता मिश्रा SF न्यूज लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं बोलत एकेडमी। यह एकेडमी में यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट स्टडी करके आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं और बहुत आगे तक का जाते हैं। इनको ट्रेन करने वाले सर बोलत एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर निकेश सर से हम खास मुलाकात करेंगे। SF न्यूज लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं बोलत एकेडमी। यह एकेडमी में यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट स्टडी करके आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं और बहुत आगे तक का जाते हैं। इनको ट्रेन करने वाले सर बोलत एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर निकेश सर से हम खास मुलाकात करेंगे। द रियल हीरो की इस थीम में हम सर से जानना चाहेंगे किस तरीके से सर ने एकेडमी की शुरुआत की, सर की बायोग्राफी क्या है और अब तक का सर के पास से कितने स्टूडेंट पीएसआई बन चुके हैं और अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके बारे में। मेरा नाम निकेश गोलाइत है और मैं गोलाइत आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। और मेरा जो एजुकेशन हुआ है तो शुरुआत में मेरा आर्ट्स हुआ था। आफ्टर उसके बाद मैंने कॉमर्स किया। कॉमर्स के बाद में मैंने MBA मैनेजमेंट में किया है, ग्रीन हेवन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम अभी ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं जिस कॉलेज को। उसके बाद में फिर MCOM भी किया हुआ है जो DNC कॉलेज में। तो आगे की भी तैयारी PG के लिए चल रही है। तो साथ ही साथ मेरा जो थीम है या मेरा जो मतलब थिंकिंग है कि हम कई बच्चों का सपना जो है क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि बोलत एकेडमी की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। मेरा नाम निकेश गोलाइत है और मेरी एकेडमी गोलाइत आईएएस एकेडमी है और उसका मैं डायरेक्टर और फाउंडर दोनों भी हूँ। और मेरे एजुकेशन की बात करें तो मेरा एजुकेशन MBA फाइनेंस में हुआ है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में 2008 से आज 2022 चल रहा है। और मेरा खुद सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। उसके साथ साथ 2015 में LIC ADO में भी हुआ था मुंबई में। उसके साथ साथ यूपीएससी के जो मेंस है 2 बार दिए। और उसके साथ साथ जैसे NTPC वगैरह उसी में भी हुआ था। बट मुझे कहीं तो भी लगा है कि उससे अच्छा मेरा जो करियर है वो एजुकेशन सेक्टर में है। और जो हमारी एकेडमी है वो मैंने 2014 से शुरू की है। उसके पहले भी थी बट तब घर पे लेते थे और 2014 से अभी थोड़ा मार्केट में आया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है अभी हमारे गवर्नमेंट जॉब पर अपना सपना साकार किए और अभी भी कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आपने एक मुकाम पर पहुंचाया है जो कि बहुत खुश हुए हमारे एकेडमी ज्वाइन करने के बाद? एक्चुअली आज तक तो मैंने ऐसे काउंट नहीं किया कि कितने बच्चे हुए हैं। बट कुछ बच्चे तो मेरे इतने मतलब करीबी रहे कि जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो एक था सचिन शेंडे करके लड़का, MTech हुआ था और उसने सिर्फ 3 महीने में उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए 3 महीने में। और अभी वो सेल्स डिप्यूटी मैनेजर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूना में। दूसरे एक थर्ड और उनका एज भी उस समय कुछ 32 था। उसके साथ साथ एक दूसरे और है शैलेश शंबेकर करके जो अभी हाल ही में आए थे टीचर डे के दिन में। तो वो अभी गोवा में पोस्टिंग है ऑडिटर ऑफिसर के पोस्ट पे, खाद्य एंड विलास डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने भी एज के 34 ईयर में आया और उन्होंने 8 महीने में वो एग्ज़ाम क्लियर किए। उसके साथ एक कृष्णकांत करके लड़का है जो मुंबई में लोको पायलट है। तो और ऐसे मतलब अभी तक तो 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट मेरे पास से गए हुए हैं और ऑलमोस्ट बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसमें से। और अगर बताया जाए तो जैसे बार्टी के वगैरह प्रोजेक्ट आते हैं गवर्नमेंट के, टेंडर जो आते हैं, माइनॉरिटी के बैचेस आते हैं, वहाँ पे भी हम ही लोग जाते हैं, हमारा टीचर स्टाफ जाता है, मैं खुद ही जाता हूँ। इसके पहले जो भी बार्टी का जो फरवरी में 14 फरवरी से 14 अगस्त तक जो बैच हुआ है तो वो पूरा बैच मैंने हैंडल किया था। युक्ति मल्टीपर्पज सोसाइटी उनको मिला था बार्टी का। तो बहुत सारे और उनमें से भी 5 बच्चों का भी NTPC मेंस हुआ है।
और अभी उनका फिजिकल का ट्रेनिंग बाकी है, मेडिकल फिजिकल का। मुझे बताइए, जैसे आपने बताया कि 10 से 12 हज़ार बच्चों को अभी तक आपने जी। एजुकेट कर चुके हो, और जिसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बहुत खुश हुए अपने मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। तो इसके पीछे आपकी जर्नी कैसे रही, आपकी शुरुआत कैसे रही, ये आपने किस तरीके से सोचा कि आपको एकेडमी स्टार्ट करना चाहिए? और आपका जॉब भी था गवर्नमेंट बैंक में, आपने से बताया मुझे, तो आपने उस जॉब को स्किप करके फिर बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए इस पे फोकस किया, तो ये शुरुआत कैसी? एक्चुअली अगर मेरी जर्नी की बात करें, मेरे बचपन की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया था। मतलब जब पाँचवीं स्टैंडर्ड में 5 स्टैंडर्ड में था, तो घर की स्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने 5वीं स्टैंडर्ड में छोड़ दिया। बट मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तू बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है, तुझे तेरा जो मैथ्स है काफ़ी अच्छा है, तो तू एक काम करो कि फिर से शुरू करो। मैंने फिर से शुरू किया, फिर 8th स्टैंडर्ड तक आया, और 8th स्टैंडर्ड में हमारे उस समय 30 रुपये फीस पे करना था, एग्ज़ाम फीस। वो भी मैं पे नहीं कर पाया, तो 1 साल मेरा तब भी बर्बाद हुआ था, मतलब ऐसे। और जो मेरा जो स्कूल था मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर था। तो मेरे जो जितने भी साथ वाले जो दोस्त थे वो सब उस समय साइकिल से जाते थे, और एक मैं था जो मैं अकेला मैं पैदल जाता था और अकेला मैं पैदल आता था। और मैं किसी को ये भी नहीं बोलता था कि मुझे आपके साथ मतलब साइकिल पे आना है और रोज़ रोज़ कौन लेके जाएगा। तो मैं खुद ही ऐसा खेत से निकलता था अलग, कि कोई मुझे ऐसे ना बोले कि आओ और बैठो। तो उसके बाद नागपुर में आए, नागपुर में आने के बाद में मैंने एजुकेशन सेक्टर में, जब मतलब मैं मामा की इधर आया, तो मेरे मामा अच्छे पोस्ट पर है, FCI पर, लीलाधर ऊपर अच्छे बड़े पोस्ट पर है, तो उनके घर पे रहा। तो उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस किया। उन्होंने कहा कि करियर बनाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में बनाओ, और तब से मुझे किताबें दे दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और 2008 से मैंने जर्नी शुरू कर दी। तो 2008 से 2014 तक मेरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे, और नॉलेज भी काफ़ी अच्छा आ गया। तो उसमें से एरिया भी 2-4 जो लड़के थे लड़कियाँ थे, उनको पता था कि ये इनकी स्टडी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे पास आए और मुझे बोले कि हमें भी कुछ करवा दीजिए। और मेरी स्थिति भी, मतलब आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं नहीं क्या दूसरा प्राइवेट जॉब करूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी स्टडी भी हो रही है, बच्चे भी मुझे पैसे दे रहे हैं, और मुझे नॉलेज भी मिल रहा है, बच्चों को भी नॉलेज मिल रहा है। तो इस माध्यम से मैंने मतलब अपनी जर्नी शुरू करी। तो शुरुआती दिनों में जैसे जो बच्चे आते थे मेरे घर पे आते थे, और उसके बाद उनका जो रिस्पांस रहा वो अच्छा रहा, मतलब वो आते रहे, उनके साथ साथ उनके दोस्त लोग भी आते गए, और ऐसे करते करते हमारी एकेडमी बढ़ी, नाम बढ़ा। तो नारायणास एकेडमी, स्पंदन एकेडमी, गुरुकुल, ग्लोबल, बहुत सारे एकेडमी में मुझे बुलाने लगे। जैसे पुणे में भी ज्ञान ज्योति विशाल बेदुरकर सर के, तो वहाँ पर भी मुझे बुलाने लगे, मैं वहाँ पे भी गया। पार्टी में भी बुलाने लगे, पार्टी में भी गए। और बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप किसी भी क्लास में अगर जाते हो तो आप फैकल्टी के बारे में ज़रूर पूछें कि फैकल्टी कितने सालों से बच्चों को टीच कर रही थी, मतलब पढ़ा रहे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट में फैकल्टी एक ही रहती है। जैसे यूनिक एकेडमी में जो फैकल्टी है, वही सर वहाँ से होने के बाद में हमारे एकेडमी में आते हैं। तो वहाँ पे फीस 1 लाख रुपए के ऊपर रहती है, वही फीस MPSC UPSC की हमारे 50,000 के अंदर है। जिससे हमारी क्या अपेक्षा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS बने। तो इसलिए हमारी फीस जो है ये कम है, क्योंकि आर्थिक कमी के कारण बच्चे बड़े जगह क्लास नहीं कर पाते। और हमारी इच्छा वही रहती है कि वहाँ के जो सर है उनको हम यहाँ हमारे एकेडमी में बुलाएं, और उनके मार्गदर्शन के नीचे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दें MPSC UPSC का। जैसे विनर इंस्टीट्यूट की अभी एक लड़की आई है, 5 दिन वहाँ पे डेमो किया। डेमो करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी 1 लाख रुपए फीस बैंकिंग के लिए मैं पे नहीं कर पाती हूँ। तो वो आई मुझे बोले कि सर पप्पा नहीं है और इतनी फीस मैं पे नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब तो फादर नहीं है। तो मैंने वो जो 15,000 फीस थी उनको 10,000, और वही 1 लाख की जगह 10,000। फैकल्टी वही है। हमारे इधर भी पहले सुधीर सर आते थे इंग्लिश के लिए, वही सर इंग्लिश के लिए फैकल्टी वहाँ पे जाते हैं। और जो मेरा जो है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है CSAT,
जो यूपीएससी का सीसैट, जब तक आपका सीसैट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सीसैट, यानी सीसैट में मैथ, रीजनिंग और पैसेज रहते हैं। राज्य सेवा में भी वही पैटर्न है, अगर आपका सीसैट अगर क्लियर नहीं होगा तो जीएस पेपर नहीं चेक किया जाता है। और बैंकिंग सेक्टर में या एलआईसी या फिर एसएससी में भी मैथ्स इतना इम्पोर्टेंट है। और जो मेरा मैथ्स है तो बच्चे मेरे मैथ्स से दूर दूर से, गोरखपुर, बुल्ढाना, छत्तीसगढ़ से, रायपुर, दूर दूर से बच्चे आते खाली मैथ्स के लिए। जैसे आपने बताया कि आपने जब शुरुआत की थी तो उस समय आपके पास साधन नहीं था पहुंचने के लिए, तो आप कच्चे रोड से गांव के अंदर से और गलियों से जाते थे और बहुत स्ट्रगल करके आपने अपने लाइफ की शुरुआत की थी। तो और आज भी जो एम है वो यही है कि कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर सके, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले तो यूपीएससी एमपीएससी बहुत बच्चों का सपना होता है और बहुतों के पास ना फीस होती है ना पढ़ाने वाला टीचर होता है। तो हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपसे बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं तो उन्हें किस पैटर्न से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए ताकि उनको एजुकेशन में थोड़ा सपोर्ट मिले, थोड़ा सहयोग मिले और एक सही ट्रैक पे चल के वो अपना जो एम है वो हासिल कर पाए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात है कि मार्केट से जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो 5वीं स्टैंडर्ड से लेके यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड तक आप पूरा का पूरा उसे अच्छे से रीड करें। रीड करने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले आपको ज्योग्राफी रीड करना है। ज्योग्राफी इसलिए रीड करना है कि हमें अगर पता चलेगा कि कहाँ पे रिवर है, कहाँ पर पर्वत है और कहाँ पे मैदान है, अगर इसका हमें अच्छे से नॉलेज आ जाएगा तो उसके बाद हम हिस्ट्री रीड करेंगे। और हिस्ट्री ऐसे रीड करेंगे कि आपने सुना होगा कि पानीपत जहाँ पे युद्ध हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हमें पता रहना चाहिए कि पानीपत एक्चुअली है कहाँ पर इंडिया में, मैप कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हुआ था। जैसे पुलकेशी द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ था तो नर्मदा नदी के किनारे, तो हमें पता रहना चाहिए कि नर्मदा नदी का उगम स्थान कहाँ है और कहाँ तक है ना जा रही है। तो इसलिए हमें पहले ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री, और हिस्ट्री से ही पॉलिटी का निर्माण हुआ है। तो अगर हम अच्छे से अगर डीप में पॉलिटी पढ़ते हैं तो जितना पॉलिटी हम मतलब इंडिया बाबा साहेब आम्बेडकर ने जितना बनाया आगे, उतना ही पीछे भी पॉलिटी है। पॉलिटी की शुरुआत जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तो 73 से रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो बना कहाँ से, तो ये हिस्ट्री से ही बना हुआ है। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि सबसे पहले हिस्ट्री रीड करें। उसके बाद पॉलिटी रीड करने के बाद पॉलिटी में आर्टिकल ज़्यादा रहते हैं, आर्टिकल और नंबर ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बाद आप इकोनॉमिक्स अच्छे से रीड करें क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी नंबर रहते हैं, जीडीपी रहता है। उसके बाद आप रीड करिए और रीड करने का तरीका ऐसा कि पहले 5 स्टैंडर्ड की, 6 स्टैंडर्ड की, 7, 8, 9, 10, 11 सिर्फ एक ही ज्योग्राफी की पढ़िए। उसके बाद आफ्टर ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री का भी 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में आप पॉलिटी का भी, मतलब आप एक एक जो है पूरा एक कंप्लीट करिए। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाइए। और अगर उसके बाद में फिर अच्छी अच्छी किताबें जैसे लक्ष्मीकांत है, उसके बाद में माजी हुसैन है, अच्छी मार्केट में किताबें यूपीएससी के लिए। और आपको क्या करना है, जो नज़दीक का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके आपको मतलब गाइडेंस लेना है। आप अगर गाइडेंस लेने के लिए भी जाते हो तो आपको कोई एकेडमी आपसे पैसा नहीं लेगी कि आप गए वहाँ पे और उन्होंने पूछा कि सर मुझे यूपीएससी करना है और मुझे किस तरीके से करना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से रीड करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट या किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, वो अगर आप पूछना है तो आप पूछ सकते हो। उसका कोई भी एकेडमी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप आपके एरिया में जो भी नज़दीक की एकेडमी है वहाँ पे जाइए और फ्री में आप गाइडेंस ले सकते हो यूपीएससी। सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया हमें कि जो स्टूडेंट घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि वो यूपीएससी एमपीएससी क्लियर करे और अपने लाइफ में कुछ करके दिखाए, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो ट्यूशन क्लासेस नहीं लगा सकते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो स्टडी पैटर्न है वो किस तरीके से होना चाहिए, सर ने हमको इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसके साथ ही मेडिकल स्क्वायर में निकेश गोलत एकेडमी है जो बहुत कम फीस में स्टूडेंट को यूपीएससी एमपीएससी के लिए तैयार करती है, प्रेरित करती है, गाइडेंस देती है। तो अगर कोई स्टूडेंट इधर आसपास में यह वीडियो देखे तो वो भी
सर से आके मुलाकात कर सकता है, और अगर स्थिति ठीक नहीं है तो सर कम से कम बजट में भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ मेरा सर से सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यूपीएससी एमपीएससी का जो एक रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम की स्टूडेंट को तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि रिटन में बहुत से लोगों को तकलीफें होती है कि हम क्या लिखें, कैसा करें, तो उस विषय पे हम जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली जो मेंस जो होता है तो इसका हमें सबसे पहले पैटर्न पता रहना चाहिए कि कितने कितने मार्क के लिए कौन सा पेपर आ रहा है और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पहला जो पेपर जो रहता है वो हमारा रहता है मदर लैंग्वेज के ऊपर, और जैसे हम महाराष्ट्रियन है तो हमारा मराठी या हिंदी हम डिसाइड करेंगे, जो 300 मार्क के लिए रहता है। और दूसरा जो पेपर आएगा वो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज वो कंपलसरी है हर बच्चों के लिए, वो भी 300 का रहेगा और सब 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर एक रहेगा ऑप्शनल आपका ऐसे पेपर रहेगा थर्ड, और ऐसे जो है ये 2 पार्ट में बटा है, एक ए और एक बी, 2 पार्ट में हम उसको ए कर देंगे। और 8 क्वेश्चन आते हैं, हमें पहले बताना चाहिए कि क्वेश्चन कितने आते हैं। 8 आते हैं, 8 आते हैं, 8 में से 4 का एक ग्रुप बनेगा और दूसरा 4 का एक ग्रुप बनेगा, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 125 मार्क के लिए आएगा। मतलब 4 में से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि 125 मार्क का रहेगा, और दूसरा जो रहेगा 4 दूसरे ग्रुप का वो भी 125 मार्क का। ऐसा 250 का वो आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा ऐसे। और हमें लिखना कैसे, पैटर्न कैसे है, ये हमें पता रहना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ कि कम से कम आपको सामने से 20% जगह, एक पेज जो रहेगा पेज का आपको सामने से 20% जगह छोड़ देना, क्योंकि आपको जो पेज जो मिलेगा तरीके से वाइट रहेगा जिस पर लाइन नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में ही 20% सामने से और पीछे से 10% ड्रॉप करना है, जिससे क्या हो जाएगा और आपको लिखने में आसानी आ जाएगी, और उसको लिखने में थोड़ा सा आपको दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसे कम से कम 4 से 5 पैसेज लिखना है, और एक पैसेज में कम से कम आपके 7 से 8 लाइन होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ऐसा जाके आपका एक पैसेज बनेगा, ऐसे आपको 8 पैसेज बनाना है। और शुरुआत भी आप जैसे कर सकते हो, जैसे किसान मतलब कुछ खेती से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जय जवान जय किसान का नारा देके भी आप शुरू कर सकते हो। तो ऐसे भी आपको मतलब थीम सोच के रखना है और उस हिसाब से शुरुआत करना है। उसके साथ साथ आपका जो 4th वाला पेपर रहेगा, जो GS 1 जो रहेगा 250 मार्क के लिए, उसके बाद GS 2 रहेगा, GS 3 रहेगा, GS 4 रहेगा जो 250 मार्क के लिए बना हुआ है। उसके बाद ऑप्शनल रहेगा एक, उसके 2 पार्ट बने हुए हैं। तो ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी हो गया है ना, तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आपका जो बचपन से जो सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रांग है आपको वही लेना है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया आपको कि सोशियोलॉजी लेना है तो सोशियोलॉजी लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका अगर BSc था और साइंस आपका अच्छा है, जूलॉजी अच्छा है तो आप जूलॉजी लीजिए। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स ले लीजिए। जो हमारा बचपन से जो एक सब्जेक्ट हर किसी बच्चे का एक स्ट्रांग रहता है और उसमें काफ़ी रुचि रहती है उस बच्चे की, तो मैं चाहूँगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उससे ही आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट ले, ना कि आप किसी दूसरे टीचर या किसी को आप अपना ओपिनियन मतलब पूछे कि सर मैं ऑप्शनल कौन सा लूँ। तो ये गलत है। ये आपको खुद पता रहना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है और मैं उसमें के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ। तो लिखने का जो है तो ये आपको डेली आपको लिख के लिखना है। कम से कम अगर आप जब कोई किताब आप पढ़ रहे हो और किसी किताब का एक छोटा सा टॉपिक अगर आप जितना रीड कर रहे हो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे राइटिंग में लिख कर देखना। और ये आप दिन ब दिन प्रतिदिन आप ऐसा अगर लिखते जाओगे तो आप में इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। और उसके बाद में है ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लिखना सीख लोगे। सर ने इसकी बहुत अच्छी हमें जानकारी दी कि जो पेपर लिखने का पैटर्न होता है तो उसमें स्पेस देकर आप लिखिए। 7 to 8 लाइन का एक पैराग्राफ लिखिए। सारू का मुद्दा आता है तो जय जवान जय किसान शुरू होना चाहिए। अगर मुद्दा आता है समलैंगिकता का तो जिए और जीने दो ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर आता है पैसे का तो पैसे में भी सोच समझ कर खर्च करो पैसा बोलता है, या कुछ भी जो आपको ठीक लगे। एजुकेशन का आता है तो एजुकेशन को किस तरीके से एजुकेशन की इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान में रखते हुए स्लोगन होना चाहिए। कुछ इंडिकेट करना चाहिए कि वो पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। और साथ ही लिखने का पैटर्न जो सर ने बताया कि जितना तुम पढ़ रहे हो रिटर्न की तैयारी के लिए उसको उतना लिख कर देखो। लिखने से राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट होती है और साथ ही मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। तो सर ने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है।
और यूपीएससी एमपीएससी के जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खास हमने ये वीडियो बनाया है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं, हम उस विषय पे फिर दोबारा एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और आखिरी में मैं सर से ये जानना चाहूंगी कि यूपीएससी एमपीएससी की जो एक सनक रहती है, एक जो इच्छा रहती है स्टूडेंट के अंदर में, शुरुआत में जो जोश होता है कि हमें करके दिखाना है, और बाद में कुछ स्थिति ऐसी होती है कि बहुत से बच्चे बैक हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बैक नहीं होना चाहिए, और जो इंस्पिरेशन है, जो अंदर की एक उत्तेजना है कि करके दिखाना है, उसको कामयाब रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एज ए स्टूडेंट है कि जो कहीं ना कहीं निराश होकर बैक हो जाते हैं, तो उनकी वो जो इच्छा है उसको बरकरार रखने के लिए। मैं आपको अभी 2 बातें बताता हूँ। एक अभी करंट में मेरा एक दोस्त है चेतन, उसके ही दोस्त है, मेरे दोस्त के दोस्त, उनका अभी माड़ा में सिलेक्शन हुआ है 43 एज में, मतलब एज लिमिट 43 एज में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति की तरफ देखो जो 43 एज में भी वो जॉब अचीव कर रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। साथ साथ उनका एक एग्जाम है, अभी दूसरा और उन्होंने दिया है पुणे महानगर पालिका का, वो भी काफ़ी अच्छा गया। उनका कहना है कि मेरा वहाँ पर भी हो जाएगा। तो मैं बच्चों से इतना ही कहूँगा कि वो कभी हार ना माने अपने लाइफ में। एक स्टोरी मेरे दिमाग में है। 2 मेंढक रहते हैं और दोनों को इधर थोड़ा बाहर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक दिन वो अपने नदी के किनारे से हट के एक गांव में जाते हैं, और गांव में जाने के बाद में एक व्यक्ति जो रहता है वो गैया का दूध निकालते रहता है और बकेट साइड में रख देता है दूध से भर के। 2 मेंढक आते हैं, उनको लगता है कि ये नया क्या दिख रहा है, उसमें वो दोनों कूद जाते। दोनों में से एक मोटू रहता है और एक पतलू रहता है, उनके नाम। तो दोनों भी कुछ बहुत टाइम तो वहाँ पे खेलते हैं, और खेलने के बाद में जो मोटू जो रहता है वो थक जाता है, और वो पतलू को बोलता है कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो पतलू को बोलता है कि यार मोटू थोड़ी देर और कर ले, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। तो ऐसा करता है, और करते करते वो मोटू एकदम से बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये देख के उसका जो बचपन का दोस्त जो बचपन से लेके आज तक, तो वो काफ़ी मतलब अलग सिचुएशन में आ जाता है, और वो ऐसे गोल गोल वहीं पे बहुत ज़्यादा जोर जोर से घूमना शुरू कर देता है। बहुत जोर जोर से पैर मारना शुरू कर देता है, और वो ऐसे घूमता रहता है, और ऐसे घूमते घूमते वहाँ पे दही बन जाती है। दूध की क्या बन जाती है? दही बन जाती है। और वो वहाँ पे खड़ा रह सकता था, और वहाँ खड़ा रहने के बाद वो जंप मार के नीचे ज़मीन पे आता है और बोलता है कि यार दोस्त, तू और थोड़ी देर मेहनत कर लेता मेरे साथ, तो आज शायद तू मेरे साथ रहता। तो इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। जब तक हमारे पास एज है, और जब तक हमारे पास मतलब खुद हम है, हमारे ऊपर खुद का हमारा विश्वास है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी स्थिति कैसे भी है, आप बिल्कुल यूपीएससी या एमपीएससी जो आपका सपना है वो बिल्कुल ना छोड़ें। सिचुएशन आएगी, बहुत ख़राब आएगी, आप आज जिस सिचुएशन में उससे भी ज़्यादा खराब आएगी आने वाले समय में, हो सकता है, बट आप आपका टारगेट बिल्कुल ना छोड़े। एक मेरे पास एक लड़का था रोशन नाम का, उसके जैसा मैंने कोई आज तक स्ट्रगल वाला लड़का नहीं देखा। उसके घर में माता, एक छोटी बहन और वो था, और रेंट का घर था उसका, मतलब किराए का मकान था, और पार्टी साइड में रहने वाला लड़का था। और वो जो काम करने जाता था वो रोड पे गिट्टी बिछाने का काम, पत्थर का काम वो करता था। 10 बजे जाता था, शाम को 5-6 बजे तक करता था। उसके बाद शाम को वहाँ से सीधा वो मेरे घर पे आता था, और उसके बाद में 6 से लेके शाम को 8:30 बजे तक मैं उसको मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट जो है जीएस के वो कंप्लीट करवा के देता था। उसके बाद घर में जाके वो बच्चा रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करता था, और उसके बाद वो लड़का सोकर सवेरे 7 बजे उठ के फिर से वही डेली रूटीन करता था। मतलब 4 से 5 घंटे वो बच्चा नहीं लेता था, और पहली अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी का प्री निकाला था। उसके बाद में अभी उनका नायब तहसीलदार करके सिलेक्शन हुआ है, अभी अमरावती में उनकी पोस्टिंग है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि स्ट्रगल जो है ना, हर किसी के लाइफ में सिचुएशन
इससे भी खराब आ सकती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने सिचुएशन के साथ साथ अपना टारगेट ना भूलें। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हमें कि हार कभी नहीं मानना चाहिए और तत्पर बस प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का हल होगा, हर कुछ होता है, बस प्रयत्न करने की जरूरत है। सर की स्टोरी से जो हमको एक मॉरल सीख मिली है वो यही बताती है कि बस प्रयत्न करो, फल जरूर मिलेगा। और जितने स्टूडेंट ये देख रहे हैं जिन्होंने कुछ कठिनाइयों के कारण अगर छोड़ दिया है सपना अधूरा अपना, तो वो फिर से शुरू करें। कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परिस्थिति अगर ऐसी हो कि जब तुम नहीं कर सकते हो तो सर से सीधा संपर्क कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हो। सर से जितना सपोर्ट होगा हर वो विद्यार्थी जो अपना सपना समझता है एमपीएससी यूपीएससी को, वो पूरा कर सकता है और सर से सीधा संपर्क भी कर सकता है। इसी तरह की और भी वीडियो हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप और मोटिवेट हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो और एजुकेशन को बढ़ाओ और अपना सपना साकार करो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ये थीम हमारी है द रियल हीरो ऑफ लाइफ, जो अपने लाइफ में रियल हीरो का एक प्ले अदा करता है, एक किरदार निभाता है कि जो खुद तो हीरो है लेकिन वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। तो ऐसा आप भी बनो अपने लाइफ के रियल हीरो। मैं श्वेता मिश्रा SM न्यूज लाइव 24 में आपका धन्यवाद करती हूँ और निकेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर ने बहुत अच्छा इंस्पिरेशन हमको एक संदेश दिया और एक वीडियो दिया। थैंक यू सो मच।